हेलो एवरीवन। एजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है बट बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे तरीके से अपन आज क्लियर करेंगे। ये मान लीजिए आपके पास एक बहुत छोटा सा विद्युत परिपथ है जिसमें मुख्य रूप से तीन उपकरण यहाँ पे लगे हुए हैं। एक बैटरी है जिसकी टर्मिनल वोल्टता आपको यहाँ पे दे रखी है। ये कोई एक स्विच है और ये एक कोई बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर लगा हुआ है। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को बंद करेंगे, इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो प्लस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, या फिर अपन यूँ कहें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होना शुरू होंगे और इस रेजिस्टेंस के अंदर से होते होते आपके इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पहुँचेंगे। तो आज अपन बात करेंगे कि ये जो बैटरी है वो इस विद्युत परिपथ में क्या काम करती है। क्या बैटरी है वो आवेश देती है, क्या बैटरी है वो कोई ऊर्जा देती है, या फिर और किसी भौतिक राशि का कार्य करती है। देखिए होगा क्या कि यहाँ पर इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस बैटरी से इस नेगेटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर के, यानी एनर्जी लेकर के, जैसे किसी खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर जब आप पीछे से धक्का मारेंगे तो उसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैटरी से कुछ ऊर्जा लेकर के यहाँ से चलना शुरू होगा और जैसे ही इस रेजिस्टेंस के अंदर से पार होगा, रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए कोई पंखा है या प्रेस है या कोई बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी ऊर्जा है वो इस रेजिस्टेंस को दे देता है और फिर वापस आकर के इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर चला जाता है। लेकिन बैटरी क्या करती है कि यहाँ पर बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से धक्का मार करके वापस इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर पहुँचा देती है। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के अंदर इसके धन टर्मिनल से इसके ऋण टर्मिनल तक पहुँचेगा तब वो कंप्लीटली अगेन चार्ज हो जाएगा, यानी उसके पास फिर से ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। फिर वापस वो यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की इस रेजिस्टेंस के अंदर से प्रवाहित होगा और वापस यहाँ आ जाएगा। और जब इस प्रतिरोध के अंदर से गुजरेगा तो अपनी सारी की सारी ऊर्जा है वो इस प्रतिरोध को प्रदान कर देगा। तो बेसिकली बैटरी है वो क्या काम कर रही है? बैटरी आवेश नहीं देती है, बैटरी है वो ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा लेके कौन जाता है? आवेश लेके जाता है। तो जब बैटरी ऊर्जा दे रही है, बैटरी उस आवेश को धकेलने का कार्य कर रही है, तो अपन बात करेंगे कि इस परिपथ के अंदर बैटरी के द्वारा किया गया कार्य कितना है। यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जब गति करेगा और इस प्रतिरोध के अंदर से प्रवाहित होगा तो एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हो रही है उस टाइम को अपन यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए वो टाइम आपका स्मॉल t है, तो बैटरी है वो t समय तक इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे रही है। तो बैटरी के द्वारा किया गया जो कार्य है वही आपकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। इसकी जो डेफिनेशन है, उसके वर्ड्स जो हैं, उसके जो शब्द हैं, उनको अभी अपन अरेंज कर लेंगे। तो बेसिकली आपको ये बात क्लियर हो गई कि बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को इस परिपथ में प्रवाहित करने के लिए या फिर परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी के द्वारा जो किया गया कार्य है वही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके डेफिनेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसकी परिभाषा में अपन ने लिखा है कि विद्युत परिपथ में सेल के द्वारा निश्चित समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करने में, यानी ये बैटरी है वो इस परिपथ में निश्चित समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करती है, तो उस धारा प्रवाह में किया गया कार्य, बैटरी के द्वारा किया गया कार्य, या फिर ये कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ को दी गई ऊर्जा, ये जो बैटरी है वो विद्युत परिपथ को जितनी ऊर्जा देती है उसे अपन विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है। अब अपन विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला है या इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है उसको अपन लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे अपन पहले कुछ भौतिक राशियाँ ले लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को प्रतिरोध की वैल्यू दे रखी है, तो प्रतिरोध के बारे में लिख लेता हूँ। प्रतिरोध R के सिरों पर कितना विभवांतर आरोपित किया गया है? पर विभवांतर कैपिटल V लगाने से परिपथ में
टी समय तक, स्मॉल टी समय तक, निश्चित टाइम आपको लेना है, टी समय तक विद्युत धारा कितनी, आई धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है, आई धारा प्रवाहित होती है। तो अब अपन परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा निकालते हैं, क्योंकि अपने को जाना कहाँ है, विद्युत ऊर्जा निकालनी है। विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। देखिए टॉपिक को अपन किस तरीके से अपने उद्देश्य तक लेके जाएंगे। कार्य की जरूरत होगी। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर, इस कंसेप्ट में कार्य कहाँ से आएगा। आप जानते हैं कि विभवांतर आपके पास है और इस प्रतिरोध के अंदर से जाने वाला आवेश आप निकाल सकते हैं। तो विभवांतर और आवेश का जो फॉर्मूला है और कार्य का जो संबंध है, विभवांतर की परिभाषा में आपने पढ़ा है कि एकांक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कार्य बराबर विभवांतर इंटू आवेश होता है। तो विभवांतर आपको दे रखा है, अब अपने को आवेश की वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अपन लिखेंगे परिपथ में टी समय में, समय तो फिक्स है अपना, टी समय में प्रवाहित आवेश चार्ज कितना है प्रवाहित होने वाला, Q इज इक्वल्स टू, विद्युत धारा की परिभाषा क्या कहती है, I बराबर Q अपॉन T, और अपॉन का T दूसरी तरफ I के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं I लिख लेता हूँ और उसके बाद में T लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर I को स्मॉल लेटर के द्वारा लिखा है तो यहाँ पे I लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है, आवेश की वैल्यू। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर सिंपल लिखते हैं अपन, विभवांतर की परिभाषा से। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर विभवांतर की परिभाषा है वो ये कहती है कि विभवांतर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश, और बटा का जो आवेश है यदि वो विभवांतर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कार्य की वैल्यू आ जाएगी। तो विभवांतर की परिभाषा आपसे कहती है कि कार्य इज इक्वल्स टू होता है विभवांतर इंटू आवेश। तो विभवांतर की वैल्यू आपके पास है, आवेश की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। तो ये जो किया गया कार्य है, डेफिनेशन में आपने यही तो कहा है कि बैटरी के द्वारा जो किया गया कार्य है वही विद्युत ऊर्जा है। तो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य W बराबर आपके पास आ गया विभवांतर इंटू परिपथ में से प्रवाहित आवेश, और आवेश की वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये मेरे पास V आ जाएगा और इसकी जगह मैं I और T लिख लूँगा। तो ये मेरे पास पहला फॉर्मूला आ जाता है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अब आप जानते हैं प्रतिरोध को भी लेकर के आ जाइए। ओम के नियम से, ओम ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर। तो विभवांतर की जगह आप आई आर भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे इस विभवांतर की जगह मैं आई आर की वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास जो किया गया कार्य है W बराबर दैट इज इक्वल्स टू V की जगह लिखा मैंने I इंटू आर, उसके बाद में I यहाँ पे है तो वो इसके ऊपर स्क्वायर में चला जाएगा और ये T हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो VI के फॉर्मेट में आ गया, IR के फॉर्मेट में आ गया। तो अब मेरे को V और R के फॉर्मेट में और चाहिए, V और R के फॉर्मेट में। तो आप चाहें तो यहाँ पर I की जगह लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो यहाँ पर आप I की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। देन आपके पास W का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है, I की जगह आप V अपॉन R लगाएंगे तो V का स्क्वायर चला जाएगा, अपॉन में R चला जाएगा और मल्टीप्लाई में आपके पास T चल रहा है। तो ये आपके पास विद्युत ऊर्जा का एक तीसरा और फॉर्मेट आ जाता है। तो इन तीनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला है वो आप लिख सकते हैं, बट बेसिकली आपके दिमाग में केवल यही एक फॉर्मूला होना चाहिए। अगर ये एक फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो बाकी के दोनों फॉर्मूले आप ओम के नियम का प्रयोग करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने पास विद्युत ऊर्जा का मैथमेटिकल फॉर्मेट आ जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसके मात्रक की। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या आएगा? तो आपने बात करी है कि सर विद्युत ऊर्जा है ये एक कार्य ही है, कार्य के बराबर है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो आप इसको जूल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे।
इसके बाद में एक अपना अगला टॉपिक और आएगा जिसे अपन विद्युत शक्ति कहेंगे। और विद्युत शक्ति के बारे में आपने कक्षा 10 के अंदर पढ़ा है। हालांकि ये जो विद्युत ऊर्जा के टॉपिक का बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो विद्युत शक्ति के टॉपिक पढ़ने के बाद में अपने को पढ़ना चाहिए, ताकि और ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपने मेरे हिसाब से विद्युत शक्ति है वो कक्षा 10 में पढ़ी है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बेसिक बता देता हूँ, फिर अपन पहले इस विद्युत ऊर्जा के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए शक्ति क्या होती है। शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर का मतलब है कि दो आदमी हैं वो बराबर बराबर कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी 1 घंटे में उतना कार्य कर रहा है और दूसरा आदमी 2 घंटे में कार्य कर रहा है। कार्य की वैल्यू बराबर, लेकिन उनके द्वारा लिया गया जो टाइम है वो अलग अलग है। तो जो व्यक्ति कम समय में कार्य कर रहा है उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। यानी शक्ति का मतलब होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। तो ये जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? कार्य के बटा में समय है और बटा का समय जब दूसरी तरफ जाएगा तो शक्ति से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कार्य बराबर शक्ति इंटू समय। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यहाँ पर इसको आप एक दूसरे फॉर्मूले के द्वारा भी लिख सकते हैं, वो है आपका वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, वाट का जो मात्रक है, वाट ये विद्युत शक्ति का मात्रक है। और अपन अगले टॉपिक के अंदर इसको और दोबारा क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पास आता है। देखिए ये जो पॉइंट है वो है आपका व्यावसायिक मात्रक। किसका? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। कक्षा 10 में आपने विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है जिसमें आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सवाल भी किए हैं कि यदि अपने घरों में इतने वाट का कोई बल्ब इतने समय तक जल रहा है या उनकी संख्याएं इतनी दे रखी हैं तो 1 महीने का खर्च कितना आएगा। और अपन हमेशा जानते हैं कि अपना जो विद्युत मीटर होता है उसकी जो रीडिंग होती है उसे अपन यूनिट में कहते हैं कि कितने यूनिट की है वो विद्युत ऊर्जा खर्च हो चुकी है। तो इसका जो मात्रक है उसे अपन 1 यूनिट कहते हैं। और 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। किलो को जब आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाट को आप वाट रहने दें। और आवर है घंटा जो है वो आप लोगों का समय का ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो इसको ऐसा ही मात्रक यानी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो घंटे को जब अपन सेकंड में बदलेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किलो आपका 1000 से रिमूव हो गया, वाट और सेकंड हो जाएगा। तो वाट सेकंड इसका मात्रक बच जाएगा। और वाट सेकंड मात्रक को अभी आपने क्या कहा है? जूल कहा है। तो ये जूल के अंदर आ जाएगा। और ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप सोल्व करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लगाने पर 3 अक्षर यहाँ पर है और 3 अक्षर यहाँ पर है, 10 की पावर 6 लग जाएगा। तो ये कक्षा 10 का लेवल का प्रश्न है। और कई तरीके के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बेसिक जो सवाल पूछा जाता है उसमें कहा जाता है कि 1 यूनिट जो वैल्यू है वो कितने जूल के बराबर होती है। तो एक बहुत सिंपल सा वैल्यू और ये डाटा आप लोगों को याद भी रहना चाहिए। तो ये इसका व्यावसायिक मात्रक है। ठीक है, और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, BOTU के नाम से। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इसकी फुल फॉर्म है वो भी आप लोगों को वीडियो पॉज करके लिख लेनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन किए भी हैं और वो अपने 12th स्टैंडर्ड के नहीं हैं, इसलिए अपन उनके बारे में चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों को बेसिक सा एक कंसेप्ट था विद्युत ऊर्जा के बारे में। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो ये है कि ये जो आपने विद्युत ऊर्जा का मात्रक लिखा है ये अपन ने जूल में लिखा है। ठीक है, अब बात आती है कि अपन जब जितने भी आपके जो खाद्यान्न की सामग्रीज होती हैं, खाने की जो चीज़ें होती हैं, जो पैकेट होते हैं, उनके सब के ऊपर आप लोगों के अंदर यानी आप जब उस खाद्यान्न को खाएंगे, ईट करेंगे तो आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी ऊर्जा मिलेगी, उसकी मात्रा भी लिखी होती है। और अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो तो उसकी जो मात्रा है वो कैलोरी के अंदर होती है। यानी जो कैलोरी है वो भी आपका एक ऊर्जा का मात्रक है। तो अब जूल नाम का एक वैज्ञानिक होता है, उसने एक छोटा सा सिद्धांत दिया था, उसे अपन जूल का नियम कहते हैं। जूल का नियम एक छोटा सा रिलेशन बताता है। जूल का नियम केवल ये बताता है कि आप कैलोरी को
जूल में, और जूल को कैलोरी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संबंध आपका कार्य में और ऊष्मा में, H फॉर हीट, ऊष्मा में एक संबंध बताता है कि किया गया कार्य है वो कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। और इन दोनों के बीच में जो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है उसे अपन J कहते हैं, और ये आपका जूल स्थिरांक कहलाता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पे J की जो वैल्यू है वो आप लोगों को बता देता हूँ, दैट इज़ 4.2 होती है। बात रही इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या लगेगा, ये W है वो आपका जूल में है, W आपका जूल में है, और ये जो H है वो आप लोगों की यहाँ पर कैलोरी के अंदर है, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल अपॉन कैलोरी। क्लियर हो जाता है यहाँ पर। अब ये जो रिलेशन है इसको आपको लेकर के चलना है। यदि आपके पास कार्य की वैल्यू है और अगर आप उसको कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये J की वैल्यू आपके पास फिक्स है 4.2। तो यदि जूल आपको दे रखा है तो W की जगह रिप्लेस करेंगे, और कैलोरी आपको दे रखा है तो इस हीट H की जगह रिप्लेस करेंगे, कार्य की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है, इसके बारे में अपन स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, केवल आपको W इज इक्वल्स टू JH याद रखना होगा, और J की जो वैल्यू है वो भी आपको याद रखनी होगी। कई बार सवालों के अंदर जूल को कैलोरी में और कैलोरी को जूल के अंदर कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके साथ ही आप लोगों का जो विद्युत ऊर्जा का टॉपिक है वो अपना फिनिश हो जाता है। इसके बाद में विद्युत ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न, एक न्यूमेरिकल अपने बुक के अंदर दे रखा है, पेज नंबर 117, 117 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये वापस वही आपका कक्षा 10 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को बहुत इजीली सॉल्व कर लेना है, 12th स्टैंडर्ड का नहीं है, फिर भी अपन इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब और 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे जलते हैं। 2 पंखे हैं वो 60 वाट के हैं और 8 घंटे जलते हैं। 30 दिन के एक महीने में विद्युत का ऊर्जा का खर्चा कितना आएगा यदि विद्युत की जो दर है वो प्रति यूनिट 5 रुपये है, यानी 1 यूनिट का खर्चा है वो 5 रुपये दे रखा है। तो आपको टोटल खर्चा निकालने के लिए क्या चाहिए, जितने भी यूनिट की वैल्यू आएगी उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास टोटल खर्च आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके एक एक उपकरण का खर्चा निकाल लेते हैं। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। तो किलो बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग लगा देंगे। किलो लगाने के लिए 1000 का भाग लगाया जाता है और किलो शब्द हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर अपन एक एक विद्युत उपकरण की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है 100 वाट के 4 बल्ब हैं जो 4 घंटे जलते हैं। बल्ब द्वारा विद्युत उपयोग कितना है, 100 वाट के बल्ब हैं। संख्या कितनी है इनकी, हर एक बल्ब की, पहले एक टाइप के बल्ब की बात कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको 2 प्रकार के बल्ब दे रखे हैं, अपन पहले प्रकार के बल्ब की चर्चा कर रहे हैं। 100 वाट के बल्ब हैं, संख्या कितनी है इनकी, 4, और कितने घंटे जलते हैं डेली के, ये आपके 4 घंटे डेली के जलते हैं। तो ये आपके पास इन बल्बों का एक दिन का जो विद्युत उपभोग है वो यहाँ पे आ जाता है। और इसे यूनिट में बदलने के लिए 1000 का अपन भाग लगा देंगे। तो आप 1000 का जैसे भाग लगाएंगे आपके पास ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16/10 ये आपके पास किलो वाट आवर रह जाएगा। क्योंकि बल्ब है उसकी वैल्यू आपको वाट में दे रखी है, समय है वो आपका आवर में, घंटे में दे रखा है, इसलिए अपने पास वाट आवर हो जाता है। किलो वर्ड लगाने के लिए 1000 से इसे डिवाइड किया जाता है। पहला बल्ब है ये, पहला बल्ब। अब आपको एक दूसरे प्रकार का बल्ब भी दे रखा है। दूसरे बल्ब द्वारा विद्युत उपयोग कितना होता है, दूसरे बल्ब के द्वारा कितना विद्युत उपयोग होता है, कितने वाट का दे रखा है, देखिए
40 वाट के हैं, 4 बल्ब हैं और 6 घंटे जलते हैं। 40 वाट के 4 बल्ब हैं, 6 घंटे जलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो प्रतिदिन लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अपन केवल दिनों की चर्चा ही कर रहे हैं, महीने की चर्चा अभी अपन नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन बटा में 1000 लगा देंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 को 4 से गुना किया 16 और 16 को 6 से गुना किया 96/100, ये आपके पास किलोवाट आवर आ जाता है। क्लियर है। इसके बाद में तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या दे रखा है, 2 पंखे हैं 60 वाट के हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं पंखे द्वारा विद्युत उपयोग, और वो भी आपका प्रतिदिन का। कितने दे रखे हैं, कितने वाट के हैं, 60 वाट के 2 पंखे 8 घंटे, 60 वाट के 2 पंखे 8 घंटे डेली। वापस वही 1000 से डिवाइड करना है, 0 गया यहाँ पर, 12, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 8 से गुणा करो, बताएं देखें कितना होता है, बताओ। 96/100 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, ये भी किलोवाट आवर आ जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे महीने की। तो प्रति मास विद्युत उपभोग या उपयोग कह दीजिए, तो सबका उपयोग जोड़ लीजिए, एक एक करके सबका उपयोग अपन पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये आपके पास सब में 100 को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो गया 160, 96/100। ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई बाई अपन करेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रति मास करने के लिए यहीं पे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो प्रतिदिन का है, तो प्रति मास का करने पर आपको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि महीने में जो दिनों की संख्या है वो 30 दे रखी है। 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 और 6 12, उसके बाद में 9 और 9 18 और 6 24 और 1 ये 25, 2 और 1 3, इंटू में आपके 3 रहा है, बट्टा में 10। बता दीजिए कितना हो जाएगा, 3 6 15 10 बट्टा में 10, इतने यूनिट हो जाता है। और खर्चा कितना हो जाएगा, खर्च कितना हो जाएगा, तो खर्च की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको ये 1056/10, और प्रति यूनिट का खर्चा कितना है, 5 रुपये का है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 बार चला गया, ये पास आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, तो 528 रुपीज़ का टोटल आपका खर्चा रह जाएगा एक महीने का। क्लियर है। तो इस तरीके से अपना ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, दोनों को एक साथ अगर एक वीडियो में कवर करेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो और हमारे नोट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए और आपका जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।